आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा जो सेक्शन रहता है वह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम यूपीएसआई के जो सिलेबस और नोट्स है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं, जैसे जिसमें 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थान जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके पास सबकामी, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस्सा या फिर वसुमित्र। आपको बता दें कि चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वसुमित्र के द्वारा की गई थी। देख लेंगे हम, यह कश्मीर में हुई थी। पहला तो आपको याद यह रखना है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। अक्सर वसुमित्र ना पूछ के उसमें ऑप्शन में आपको अश्वघोष भी मिल सकता है या वसुमित्र, तो आपको दोनों ही याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। कहाँ पर? कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ क्रिटिकल मेरीटाइम यूट वाइडर इंडियन ओशन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2010, 2012, 2015 या फिर 2018। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 2015। आइए देखते हैं। 2015 में यूरोपीय संघ क्रिटिकल मेरीटाइम रूट वाइडर इंडियन ओशन परियोजना को व्यापक हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, इसके साथ साथ सुरक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 222 या फिर अनुच्छेद 223। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का 223 अनुच्छेद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा औद्योगिकी गलियारों के संबंध में सही कथन चुनें। और पहला, यह रक्षा और एरोस्पेस संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को उत्प्रेरित करेगा। दूसरा, यह आयात और अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर महामारी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि औद्योगिक गलियारों के संबंध में यह दोनों ही कथन सत्य है। आइए देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा औद्योगिक गलियारे को रक्षा और एरोस्पेस संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को उत्प्रेरित करेगा, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और इन वस्तुओं के निर्यात पर अन्य देशों में बढ़ावा मिलेगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा, यानी कि यह रक्षा एरो स्पेस संबंधी वस्तुओं का क्या करेगा? स्वदेशी उत्पादन क्या करेगा? उत्प्रेरित करेगा और वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करने में मदद करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अप्रैल, 29 अप्रैल, 26 जून या फिर 30 अगस्त। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर छठा है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कितने नोडल बिंदु या शहर शामिल है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। आपको बता दें इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में क्या है? बिंदु या शहर शामिल है। अब वह शहर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश
एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण यानी कि उत्तर द्वारा रक्षा औद्योगिकी गलियारे स्थापित किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित में से छह नोडल बिंदु या शहर बोल सकते हैं यह शामिल है। वह कौन कौन से हैं? तो वह है आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ यह शहर शामिल है या 6 नोडल बिंदु शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, हेनरी केवेंडिश ने पहली बार पहचाना था कि 1790 में हाइड्रोजन गैस एक असतत पदार्थ था। दूसरा, हाइड्रोजन भी एक बहुमुखी ऊर्जा वाहक है। आपको बता दें स्थापना इस वर्ष नहीं हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी मतलब कि बी सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। हेनरी केवेंडिश ने पहली बार पहचाना था कि हाइड्रोजन गैस 1766 से 81 में एक असतत पदार्थ था। कब तक का? 1766 से 81 तक में क्या था? असतत पदार्थ था और जल पर यह पानी पैदा करता था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि हाइड्रोजन एक बहुमुखी ऊर्जा वाहक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोम्बो डेवलिंग बेड स्पेरिस आमतौर पर पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास दक्षिण चीन, वियतनामा या फिर म्यांमार। आपको बता दें यह इसमें तीनों ही कथन सत्य है, यानी कि दक्षिण चीन, वियतनामा और म्यांमार इन तीनों ही जगह पर बोम्बो डेवलिंग बेड स्पेरिस आमतौर पर पाई जाती है। आइए देखते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार दक्षिण चीन यानी कि ऑप्शन में दिए गए थे आपको तीनों नाम, वियतनामा, थाईलैंड और म्यांमार, यह 4 हो गए हैं। एक थाईलैंड भी शामिल है। इसमें बोम्बो डेवलिंग बेड स्पेरिस आमतौर पर पाई जाती है। आपको बता दें कि यह सिर्फ मुख्य जगहों पर यानी कि इन 4 बहुत कम ना के बराबर ही ये चीज़ें प्राप्त हुई है। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो मुश्किल से मुश्किल आपके 4 या 5 ही आंसर होगा। आमतौर पर तो आपको बता दें कि 4 आंसर होगा। इसके साथ अगर आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलते तो आप 5 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर 5 नाम भी दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सुलावेरी गुफा पेंटिंग किस देश में मिलती है? इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा या फिर श्रीलंका। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि सुलावेरी जो गुफा है इसमें इंडोनेशिया पेंटिंग मिली है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में यह पेंटिंग मिली है। कौन सी? सुलावेरी गुफा पेंटिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेरी के दक्षिण में लेंग बुलु स्पोंग फोर गुफा की दीवार पर जानवरों की पेंटिंग मिली है जो लगभग 44,000 साल पुरानी है। कितने हज़ार साल पुरानी है? तो यह 44,000 साल पुरानी है। कहाँ पर मिली है? तो आपको याद रखना है कि यह इंडोनेशिया में सुलावेरी की जो गुफा है वहाँ पर प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही कथन चुनें। पहला, उनका जन्म कटक में हुआ था। दूसरा, उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस के लिए राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। केवल पहला, केवल दूसरा या फिर पहला और दूसरा दोनों ही। आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह दोनों कथन ही सत्य है, यानी उनका जन्म कटक में हुआ था और उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस के लिए राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। राय बहादुर किसे कहा जाता है? अक्सर ऐसा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को। आइए देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक यानी कि उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे। उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। आपको एक तो उनकी जन्म दिनांक याद रखनी है 23 जनवरी 1897। कटक जो कि कहाँ पर पड़ता है? यह उड़ीसा में पड़ता है। इसके साथ साथ आपको यह याद रखना है कि इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। किसे दी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा।
अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको यूपीएसआई सिलेबस या उससे नोट्स के बारे में अधिक से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आपको नंबर दे ही दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके और डिटेल से जान सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं, हमारी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।